द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का, जिसका एग्जाम दिसंबर 2023 में कंडक्ट किया गया था। इस सेशन में 5 क्वेश्चंस के साथ टोटल 46 से 50 नंबर क्वेश्चंस तक आप देखेंगे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 से 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, Which among the following are components of the intermediate variable framework? इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क के इसमें कौन से कंपोनेंट हैं? तो इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क जो है उसमें टोटल 11 कंपोनेंट हुआ करते थे, जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? इंटरकोर्स, कंसेप्शन एंड जेस्टेशन एंड पार्ट्यूरिटिज्म। यहां पर आप देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपोजर टू इंटरकोर्स, ये यहां पर कंप्लीट लिखा हुआ है, ये इंटरकोर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपोजर टू कंसेप्शन, ये कंसेप्शन है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपोजर टू कंट्रासेप्शन, ये नहीं होगा। यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग जेस्टेशन, ये जेस्टेशन एंड पार्ट्यूरिशन, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन, ये भी नहीं होगा। तो ये सी और ई ये यहां पर नहीं होगा। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे, जिसको टोटल जिसके अंदर में टोटल जो कंपोनेंट है वो 11 कंपोनेंट होते हैं। मतलब उसको फैक्टर कर सकते हैं। टोटल 11 फैक्टर्स थे, तो 3 यहां पर हो जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरकोर्स, फैक्टर अफेक्टिंग कंसेप्शन एंड थर्ड जो होता है वो जेस्टेशन। अब ये इंटरकोर्स है, इसके अंदर में टोटल 6 ऐसे फैक्टर्स थे, जो या इसको वेरिएबल भी कर सकते हैं। टोटल 6 वेरिएबल। ये कॉन्सेप्शन में है टोटल 3 वेरिएबल, तो 6 और प्लस 3 9 हो जाते हैं। और जेस्टेशन में टोटल 2, तो सभी को ऐड करेंगे टोटल आ जाते हैं 11। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे अभी याद भी नहीं है। टोटल 11 है। आप गूगल पर सर्च करेंगे या फिर बुक में भी देखेंगे तो आपको मतलब कंप्लीट मैंने बता दिया, उसके लिस्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इंटरकोर्स, कंसेप्शन एंड जेस्टेशन एंड पार्ट्यूरिशन ये लिखा हुआ है। ये इतने 3 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड थे, जो कि डेविस एंड ब्लैक ने 1956 में इसको डिफाइन किया था, इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क को। यहां पर लिखा है डेविस एंड ब्लैक 1956 आइडेंटिफाइड 11 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स विच अफेक्ट फर्टिलिटी इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज कौन से थे? वो यही वाले थे। बाद के समय में 1978 में बोंगार्ट आए। बोंगार्ट ने कहा कि ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसमें जो मेन जो है वो 4 ही है। एक्चुअली में उन्होंने भी 8 टाइप के डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया, बट उस 8 में भी उन्होंने 4 जो थे, स्टार्टिंग के जो 4 थे, उस 4 पर ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, ज्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दी। ये बोंगार्ट 1978 रिफाइंड द इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट वेरिएबल था उसको रिफाइन किया और उन्होंने 4 प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी ये डिफाइन किया। तो उसमें जो 4 थे वो मैरिज, कॉन्ट्रासेप्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन और इंड्यूस्ड इनफेकंडिबिलिटी। इसको भी मैं आई से डिनोट करूंगा। एक्चुअली में ये जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है ये ए है, तो ये हो जाता है CM, ये CC और ये CA और ये CI। मैरिज, कंट्रासेप्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड इनफेकंडेबिलिटी, तो ये 4 टाइप के प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट को इन्होंने डिफाइन किया 1978 में। इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क को भी इन्होंने रिफाइन किया और इसको नाम दिया प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डेविस एंड ब्लैक के अकॉर्डिंग है, जो कि 1956 में इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज में फर्टिलिटी को डिफाइन किया था, जो कि टोटल 11 फैक्टर्स होते हैं। और उस 11 को बोंगार्ट साहब ने और भी रिफाइनमेंट किया 1978 में। टोटल 8 फैक्टर्स दिए, बट उस 8 में भी उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी टोटल जो पहले जो 4 थे उसको दिया, और वही 4 यहां पर डिफाइंड है जो मैंने यहां पे बताया। तो ये 4 प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट हो जाते हैं और इसमें दोनों हो जाता है। नाउ 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डेटा फॉर इन्फेंट डेथ। इन्फेंट डेथ के लिए कौन कौन सा इसमें से जो मतलब सोर्स ऑफ डेटा होगा? तो NFHS, यहां से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको मिलता है। NSSO में इकोनॉमिक सर्वे होता है, इंडस्ट्रियल सर्वे, एग्रीकल्चरल सर्वे, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी हो जाता है। तो ये NSSO नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। सेंसस में इन्फेंट का डेटा मिलता है। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें भी इन्फेंट का डेटा मिलेगा। एंड VRS वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें भी मिलेगा। तो A, C, D एंड E, ये A, C, D, E कहां हो रहा है?
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ACDE। इसमें इन्फेंट का डेटा आपको मिलेगा, इन्फेंट डेथ का। नाउ 48 नंबर, हाउ डू यू डिफाइन इंसिडेंस रेट ऑफ ए डिजीज। तो इंसिडेंस रेट क्या होता है, जो न्यू अकरेंसेज होते हैं वो इंसिडेंस कहलाते हैं, सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पर आप न्यू केसेस देखेंगे कि न्यू केसेस इसमें ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है, द रेट ऑफ सिकनेस एंड डिसेबिलिटी इन एग्जिस्टिंग विद इन ए पॉपुलेशन, ये रेट ऑफ सिकनेस है। द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन विद इन ए पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, पर्टिकुलर टाइम में टोटल नंबर ऑफ केसेस यहां पर दिया हुआ है, न्यू केसेस की बात नहीं हो रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन विद इन ए पॉपुलेशन, ए पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन के अकरेंसेस की बात हो रही है। द रेट एट विच द ऑनसेट ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन अकर, पर्टिकुलर एक न्यू केस उस हेल्थ कंडीशन में आ जाए तो वही कहलाता है क्या, इंसिडेंस। और ये यहां से इसको फिगर के द्वारा दिखाया गया है इंसिडेंस। ये यहां पर आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंसिडेंस वो अकरेंसेस आया उस हेल्थ कंडीशन में, वो अकरेंस के थ्रू, न्यू अकरेंस के थ्रू कोई घटना घटित हुई, इंसिडेंस हुआ। अब ये कितने समय तक रहेगा, प्रिविलेंस होगा। अब इस प्रिविलेंस में या तो ये फिर से रिकवर हो जाएगा या तो मोर्टेलिटी को प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन बनते हैं और जो न्यू केसेस होगा वो इंसिडेंस कहलाएगा। तो इसमें ये जो डिफाइन इंसिडेंस रेट ऑफ डिजीज ये हो जाएगा द रेट एट विच द ऑनसेट ऑफ न्यू केसेस ऑफ द पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन अकर्स, ये कहलाएगा क्या, इंसिडेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इन रिग्रेशन एनालिसिस इफ ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैज n कैटेगरीज one can introduce only n plus 1 dummy variable, only n minus 1 dummy variable, only n dummy variable and only 2n dummy variable। तो रिग्रेशन एनालिसिस यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो रिग्रेशन एनालिसिस पर बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा गया है डमी वेरिएबल के केस में, पूछा गया है क्या, क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैज n कैटेगरीज, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जो कि n कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो जो उसका डमी वेरिएबल होगा उससे एक कम हो जाता है। आपने इकोनोमेट्रिक्स में, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे तो इकोनोमेट्रिक्स के सिलेबस में आपने डमी वेरिएबल पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो रिग्रेशन एनालिसिस में यूज करते हैं n कैटेगरीज में जो कोई वेरिएबल होगा तो डमी वेरिएबल उससे एक कम हम चूज करते हैं। तो जो ओनली n-1 डमी वेरिएबल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इन रिग्रेशन एनालिसिस क्वांटिटेटिव वेरिएबल अगर n कैटेगरीज में डिवाइडेड हो तो डमी वेरिएबल उससे एक कम होता है, n-1 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। In regression analysis, dummy variables are also known as indicator variable और binary variable। इंडिकेटर या बाइनरी, इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो 0 एंड 1 के बीच में होता है। 0 और 1 में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको लेते हैं सक्सेस और फेल्यूर के बेसिस पर भी इसको हम देखते हैं, इसीलिए इसको इंडिकेटर वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल कहा गया है। The dummy variables are used in case of categorical, यहाँ पर कैटेगोरिकल ही है, n कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। When we have a categorical variable with n categories, we can create n-1 dummy variables। ठीक है, इसको राइटअप में लिखा हुआ है, मैंने इसको एक्सप्लेन करके समझा भी दिया कि रिग्रेशन एनालिसिस में अगर n कैटेगरीज में डिवाइडेड है अगर कोई वेरिएबल तो उसका डमी वेरिएबल क्या होगा, n-1, मतलब उससे एक कम हो जाता है। नाउ 50 नंबर, ये मैचिंग प्रॉब्लम आ गया, मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। डिपेंडेंसी रेशियो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पर मैच करना है। चाइल्ड वुमेन रेशियो ये भी इजी है, चाइल्ड से वुमेन को रेशियो निकालना है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये भी सेक्स रेशियो निकालना है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। मीन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन, ये भी निकल जाएगा। जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, एक तो होगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, चाहे चिल्ड्रेन एज 0 to 4, वुमेन एज, यहाँ पर विमेन्स ओनली विमेन है तो ये विमेन रेशियो हो जाएगा, चाइल्ड विमेन रेशियो। तो बी का 1 हो रहा है, यहाँ पर बी का 1 इसमें और इसमें, मतलब सेकंड और थर्ड में हो रहा है। फर्स्ट तो ऐसे ही एलिमिनेशन से और फोर्थ एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो जाएगा। जब b का 1 हो रहा है, b का 1 तो a का 4 भी होगा, यहाँ पर दोनों में a का 4 हो रहा है। a डिपेंडेंसी रेशियो, यहाँ पर चिल्ड्रेन प्लस एल्डरली डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये a का 4 हो गया, ये हो गया। अब सेक्स रेशियो एट बर्थ, यहाँ पर a का 4 हो रहा है।
अब C3C2 यहाँ पर 2 है, बाकी D2। अब इसमें से कोई एक अगर मैच हो गया तो समझ लीजिए आपका आंसर निकल आएगा। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ बचा क्या है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। तो सेक्स रेशियो यहाँ पर मेल्स डिवाइडेड बाय फीमेल्स इनटू 100 है, मतलब कि इंडिया में अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल ये होता है सेक्स रेशियो, मतलब पर 1000 मेल पर फीमेल की संख्या हम देखते हैं। बट इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज में क्या होता है, ये उसके उलट होता है और इसको कैलकुलेट आउट ऑफ 100 लेते हैं। तो आप आउट ऑफ 100 लीजिए या फिर 1000 लीजिए, इसमें उलट हो जाता है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल। तो ये जो यहाँ पर 100 फीमेल है तो ये सेक्स रेशियो एट बर्थ ये सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, या थर्ड नंबर में हो रहा है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी क्या है, मीन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन। मीन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन ये है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन पी आई, और वाई बार इज इक्वल टू समेशन पी आई वाई 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 आई डिवाइडेड बाई समेशन पी आई, वेयर पी आई इज द पॉपुलेशन एट पॉइंट आई एंड एक्स आई एंड वाई आई आर इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली। ये फॉर्मूला टाइप में है, इसका मीन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन ये दिया गया है। तो डी का यहां पर थर्ड हो जाएगा। तो उस बेसिस पर ए का क्या हो रहा है, 4 नंबर, ए का 4 नंबर, बी चाइल्ड वुमेन रेशियो ये 1 नंबर, सेक्स रेशियो एट बर्थ सेकंड नंबर, और डी थर्ड नंबर। तो यहां से मैच हो जाता है और ये A4 B1 C2 एंड D3 ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। तो टोटल यहां पर आप देखते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन, इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद टोटल 50 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे यूजीसी नेट के पेपर में, उसमें हमने 50% क्वेश्चन को यहाँ इस लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने इसको कॉपी पर नोट भी कर लिया होगा और आप एक अच्छा नोट प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इसी तरह के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे कोई कभी भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। ये वीडियो लेक्चर आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए, इससे मुझे मेरे कंटेंट का लेवल पता चलता रहता है कि मैं किस लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।